नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एसआई मात्रक क्या होते हैं। जो एसआई मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं। तो एसआई मात्रक में क्या थे, 7 तो अपने मूल मात्रक थे और एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक हो गए और 2 कैसे थे, पूरक मात्रक थे। हमने इसके बाद हम पढ़ रहे थे मूल मात्रकों की और पूरक मात्रकों की परिभाषा। जो मूल मात्रक थे उनमें हमने 4 परिभाषाएं पढ़ ली थी। एक तो हमने 1 मीटर की परिभाषा पढ़ी थी, दूसरी जो परिभाषा हमने किसकी पढ़ी थी, 1 किलोग्राम की परिभाषा पढ़ी थी, तीसरी जो अपनी परिभाषा है वो कौन सी थी, 1 सेकंड की थी, और चौथी जो परिभाषा है वो किसकी पढ़ी थी, 1 केल्विन की पढ़ी। इसके बाद हम 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ रहे थे। तो देखो मैं एक बार जल्दी से पीछे वाली परिभाषा आपको रिपीट करवा देता हूँ। तो पहली जो परिभाषा बेटा हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, 1 मीटर की। और बेटा 1 मीटर की जो परिभाषा है वो क्या होती है कि जो प्रकाश होता है सूर्य का वो निर्वात में लगभग सेकंड के कौन से भाग में, 30 करोड़वें भाग में जो दूरी तय करता है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। हो गई ये परिभाषा कि सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में जो दूरी तय की जाती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। बेटा दूसरी परिभाषा अपनी किसकी पढ़ी थी, हमने 1 किलोग्राम की पढ़ी थी। और 1 किलोग्राम की जो परिभाषा थी देखो वो क्या थी कि अपने पास संस्थान है अंतरराष्ट्रीय माप और तोल संस्थान। उसमें क्या रखा है, बेलन रखा हुआ है। कौन सी धातु का बना हुआ, प्लेटिनियम और इरिडियम धातु का बना हुआ। और उस बेलन का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। ठीक है। या इसकी दूसरी परिभाषा हमने एक और पढ़ी थी, वो क्या थी कि 4 डिग्री जो सेल्सियस तापमान होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो 1 लीटर पानी होता है या कह दो 1 लीटर जो जल होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। इसके पश्चात हमने अगली परिभाषा पढ़ी थी 1 सेकंड की। 1 सेकंड की परिभाषा में क्या था, अपने पास एक परमाणु था सीजियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक कितना था, 133। ये जो सीजियम परमाणु है ये क्या करता है, कंपन करता है। और कितनी बार करता है, लगभग 9 अरब बार कंपन करता है। और कितने समय में करता है, 1 सेकंड में करता है। इसके बाद जो हमने अगली परिभाषा पढ़ी थी वो किसकी थी, 1 केल्विन की परिभाषा थी। और 1 केल्विन की परिभाषा क्या थी, कैसा दाब था अपना, सामान्य वायुमंडलीय दाब था, जिस पर हमने जल का तो क्या लिया था, क्वथनांक लिया था। तो बर्फ का क्या लिया था, गलनांक लिया था। और दोनों का क्या लिया था, अंतर। और उस अंतर के कौन से भाग में, 1/100 भाग। ये किसके बराबर था, 1 अंतर का 1/100 भाग, 1 केल्विन के बराबर। या कह दो कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक और बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100 भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। अगली बेटा जो अपनी परिभाषा थी वो किसकी है, 1 एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की जो परिभाषा हमने पढ़ी है वो परिभाषा आज तक क्या पढ़ी थी कि 1 कूलाम जो आवेश होता है उस 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे हम, या 1 कूलाम जो आवेश उसको 1 सेकंड तक हम गति करवाएंगे तो जो धारा उत्पन्न होगी वो कितनी होती है, 1 एम्पियर की धारा होती है। हमने आज तक पढ़ा है, लेकिन एसआई पद्धति में इस 1 एम्पियर की परिभाषा ये नहीं होती। तो देखो क्या परिभाषा होती है, हम बात करते हैं निर्वात की। निर्वात का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर वायु नहीं होती। तो हम निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात में 2 तार रखे हुए हैं। निर्वात में क्या है, 2 तार हैं जिनकी लंबाई अनंत है, यानी कि निर्वात में अनंत लंबाई के 2 तार रखे हुए हैं। माना एक तार ये हो गया और एक तार ये हो गया। इन दोनों तारों के बीच का जो गैप है ये 1 मीटर है। कितना गैप है इन दोनों तारों के बीच का, 1 मीटर। जब 1 मीटर इन तारों के बीच का गैप है तो इसका अर्थ क्या होगा
कि दोनों जो तार हैं वो एक दूसरे के कैसे हो गए, समांतर हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो अनंत लंबाई के समांतरता हुए नहीं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, लगातार है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, समांतर हो गए। तो दो अनंत लंबाई के तार निर्वात में रखे हुए वे भी एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर रखे हुए। यदि इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, धारा प्रवाहित कर दे, आई से हटा दे, तो यदि हम इन तारों में क्या प्रवाहित कर दें, धारा प्रवाहित कर दे, विद्युत धारा जब हम इसमें प्रवाहित करेंगे तो प्रति एकांक लंबाई, यानी एक लंबाई होगी, यदि प्रति एकांक लंबाई में कितना 2 गुणा में 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर, प्रति एकांक लंबाई में इतना न्यूटन का मतलब बेटा क्या होता है, बल। तो यहां पर होता है ये चुंबकीय बल, ठीक है। इतना यदि प्रति एकांक लंबाई में बल उत्पन्न हो तो जो धारा हमने प्रवाहित की है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। तो आया समझ में कि परिभाषा क्या बनी कि निर्वात के अंदर 1 मीटर की दूरी पर दो तार रखे हुए हैं जिनकी लंबाई कैसी है, अनंत, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि प्रत्येक 1 मीटर में, या कह दो प्रति एक लंबाई में, यदि 2 गुणा में 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाए तो जो धारा हमने प्रवाहित की है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। आया बेटा समझ में, ये होती है 1 एम्पियर की एसआई पद्धति में दी गई परिभाषा कि निर्वात में दो अनंत लंबाई के तार रखे हुए जो एक दूसरे के कैसे समांतर है, जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर है, और इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रति एकांक लंबाई यदि कितना बल उत्पन्न होता है, 2 गुणा में 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर, तो प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। अब अगली बात करते हैं इसके बाद, देखो ये 5वीं परिभाषा हो गई अपनी। अब हम बात करते हैं 6ठी परिभाषा, यह है 1 मोल। तो बेटा मोल जो होता है वो किसका मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक। कि पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाता है, मोल से मापा जाता है। तो देखो बेटा 1 मोल की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर 1 मोल क्या होगा, तो हमारे पास एक परमाणु होता है कार्बन परमाणु। क्या होता है कार्बन परमाणु का प्रतीक चिन्ह, तो बेटा C होता है। किसका प्रतीक चिन्ह, कार्बन परमाणु का प्रतीक। यदि हम कार्बन परमाणु के परमाणु क्रमांक की बात करें तो क्या होता है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन कितने नंबर पर आ रहा है, 6 नंबर पर। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6। और इसका बेटा जो द्रव्यमान संख्या है, जो इसका परमाणु भार है, वो होता है 12। तो कार्बन परमाणु को कैसे लिखते हैं, 6C12। ये इसका रासायनिक प्रतीक होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रासायनिक प्रतीक को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो जो कार्बन परमाणु अपने पास है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और इसका द्रव्यमान संख्या या इसका परमाणु भार कितना है, 12 है। यदि इसकी इतनी मात्रा लेते हैं 0.012 किलोग्राम, तो इस कार्बन परमाणु की हमने कितनी मात्रा ले ली, 0.012 किलोग्राम मात्रा ले ली। तो ये जो 0.012 किलोग्राम मात्रा है ये बराबर होती है 1 मोल की। कितने के बराबर होती है, ये 1 मोल के बराबर होती है। तो क्या है यहां से समझ में कि जो कार्बन परमाणु अपना है, उस कार्बन परमाणु के 0.012 किलोग्राम में, कितने किलोग्राम में, 0.012 किलोग्राम में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 मोल होती है। और बेटा यही होती है 1 मोल की परिभाषा। हमने किस किस की परिभाषा पढ़ ली, 1 मीटर की पढ़ ली, 1 किलोग्राम की पढ़ ली, 1 सेकंड की पढ़ ली,
एक केल्विन की पढ़ ली है, एक एम्पियर की पढ़ी और एक मोल की। कितने हो गए? 6 हो गए। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7, मतलब एक परिभाषा और बाकी है। और बेटा जो अंतिम परिभाषा है मूल मात्रकों की वो होती है एक कैंडेला। या इसको CD से प्रदर्शित करते हैं कैंडेला, या आप रेनो कैंडेले रख सकते हो आप सीधा, क्योंकि CD का मतलब कैडमियम भी हो जाता है परमाणु के बाद। तो एक कैंडेला जो होता है, एक कैंडेला की हम क्या निकालेंगे? परिभाषा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंडेला मात्रक किसका होता है। तो बेटा जो कैंडेला मात्रक होता है ये होता है ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, या एक शब्दों में कहो विकिरण तीव्रता। इनका क्या होता है? मात्रक होता है। वो क्या होता है? कैंडेला होता है। तो देखो कैंडेला की परिभाषा क्या होती है कि जो कैंडेला होता है वो किसी भी एक दिशा की बात करें, उस दिशा में चाहिए। एक दिशा की बात करें तो किसी दिशा में 540 गुणा में 10 की पावर 12 हर्ट्ज। बड़ा हर्ट्ज क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। तो ये हर्ट्ज लगा दिया, मतलब ये क्या है? आवृत्ति है। क्या है ये? आवृत्ति है। तो कैंडेला होता क्या है कि किसी एक दिशा में इतनी आवृत्ति की प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता होती है। इतनी आवृत्ति की क्या होती है? ज्योति तीव्रता होती है। क्यों? क्योंकि कैंडेला मात्रक ही किसका है? ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला किसी दिशा में 540 गुणा में 10 की पावर 12 हर्ट्ज की एक ज्योति तीव्रता होती है, जो उस दिशा में, कौन सी दिशा में? जिस दिशा की हमने शुरुआत में बात की थी, उसी दिशा में 1/683 वोल्ट प्रति स्टेरेडियन, जो उसी दिशा में जिसकी हमने बात की थी, उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। लेकिन वो प्रकाश कैसा होता है? एक वर्णीय होता है। एक वर्णीय का अर्थ क्या हुआ? कि उस प्रकाश का केवल एक ही रंग होता है। तो देखो बेटा क्या हुई परिभाषा कि कैंडेला जो है वो किसी एक दिशा में 540 गुणा में 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति की क्या है? ज्योति तीव्रता होती है, जो उसी दिशा में कितना? 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता, इतनी तीव्रता का उसी दिशा में, जिस दिशा की हमने बात की थी, उसमें क्या उत्सर्जित करती है? एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये बेटा किसकी परिभाषा हुई? एक कैंडेला की परिभाषा। अपने पास मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। और हमने सातों मूल मात्रकों की क्या पढ़ ली है? परिभाषा पढ़ ली। अब अपने पास बचे कितने? पूरक मात्रक। और बेटा पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद अब पूरक मात्रकों की परिभाषा। और देखो बेटा पूरक मात्रक जो होते थे कौन कौन से? एक तो है रेडियन और एक है स्टेरेडियन, या कह दो तलीय कोण या कोण का मात्रक, और दूसरा होता है घन कोण यानी कि त्रिविमीय कोण का। तो जो अगली अपनी परिभाषा आएगी पूरक मात्रकों की परिभाषा आएगी। और बेटा देखो पूरक मात्रकों की जो परिभाषाएं हैं वो क्या होती है? पहली आएगी एक रेडियन की। बेटा रेडियन किसका मात्रक है? कोण का। और स्टेरेडियन किसका मात्रक है? घन कोण का। अब देखो कोण और घन कोण से यहाँ पर अर्थ क्या होता है? कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है? तो बेटा देखो अपने पास अक्ष कितने होते हैं? 3 अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष और एक होता है जेड अक्ष। यदि मैं बात करता हूं मेरे पास एक समतल है, समतल का मतलब बेटा कितने अक्ष होते हैं? समतल हमेशा 2 अक्षों से मिलकर बनता है। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये बन गया समतल। हो गया समतल है लेकिन कितने अक्षों से मिलकर बना है? एक्स और वाई अक्षों से। इस समतल के बीच में मैंने ये कोण खींच दिया। ये जो कोण बना
ये कौन सा कोण है? तलीय कोण या समतल का कोण, यानी कि दो अक्षों के बीच में जो कोण बनता है वो होता है तलीय कोण, और उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है उसका मात्रक? रेडियन होता है। अब बात करते हैं घन कोण। बेटा जो घन होता है वो तीन अक्षों से मिलकर बनता है। तो ये हो गया इसका तीसरा अक्ष कौन सा है? Z। इसका मतलब ये हो गया, मतलब तीनों अक्षों पर इसके तल बनेंगे। तो घन जो होता है वो तीनों अक्षों पर बनता है, तो घन कोण जो बनेगा वो भी किसके बीच में बनेगा? तीनों अक्षों के बीच में बनेगा। तो तीन अक्षों के मध्य जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? घन कोण होता है, और उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। आया समझ में कि दो अक्षों के बीच में जो कोण बना वो तो होता है तलीय कोण, और उसका मात्रक होता है रेडियन, और तीन अक्षों के बीच में जो कोण बना वो होता है घन कोण, और उसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब हम बात करते हैं अपनी परिभाषा की। तो अपनी जो परिभाषा है ये पहले किसकी आएगी? एक रेडियन की परिभाषा आएगी। तो देखो बेटा एक रेडियन की परिभाषा होती है, मैं माना ये अपने पास एक वृत्त है। क्या है ये? एक वृत्त। बेटा वृत्त हमेशा दो अक्षों से मिलकर बना होता है, मतलब द्विविमीय आकृति होती है क्या? वृत्त। तो इसमें जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा? तलीय कोण होगा कि घन कोण होगा? तलीय कोण। क्यों? क्योंकि जो वृत्त है ये दो अक्षों से मिलकर बना, और दो अक्षों के बीच में कौन सा कोण बनता है? तलीय कोण बनता है। तो इस वृत्त में भी कौन सा कोण बनेगा? तलीय कोण बनेगा। तो बेटा माना ये इस वृत्त का केंद्र हो गया, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई r, एक त्रिज्या ये हो गई, ये भी कितनी है? r। हो गया। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं इसकी। ये इसकी क्या होगी? चाप होगी, और माना ये चाप कितनी है? ds। ds हमने इसकी क्या ले ली? चाप ले ली। तो अब रेडियन होता क्या है? ये जो वृत्त की चाप है, क्या है? वृत्त की चाप कितनी है? ds है। ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। वृत्त की चाप किसके बराबर होगी? वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। मतलब जितनी चाप है उतनी ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो ऐसी स्थिति में ये चाप इस केंद्र पर जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का होता है? कितना होता है? 1 रेडियन होता है। तो क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, मतलब जो वृत्त की चाप हमने काटी है, चाप का मतलब वृत्त का एक टुकड़ा होता है, तो वृत्त की चाप जो हमने काटी है वो किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और उस त्रिज्या के, उस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वो कितना होता है? 1 रेडियन का होता है। यानी क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना होता है? 1 रेडियन का होता है। और इसको लिखते हैं डी थीटा से। तो देखो डी थीटा बराबर क्या आया? वृत्त की चाप कितनी है? ds, और अपोन में r। बात हुई है कि नहीं? देख लो ds ये क्या है? वृत्त की चाप, और बटा में ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और बेटा देखो वैसे भी कोण का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो यहाँ पे दोनों समान है, दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब कोण कितना हो गया? 1 रेडियन का हो गया। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या हुई? कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो चाप है उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होता है? 1 रेडियन का होता है। अब बात करते हैं अगला क्या है? एक स्टेरेडियन। किसकी बात करते हैं? स्टेरेडियन। तो बेटा देखो स्टेरेडियन कोण कैसे बनता है? माना अपने पास ये गोला है, अब ये क्या है? गोला। तो गोले की बात करें तो गोला कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है गोला? ठोस। और प्रत्येक जो ठोस वस्तु होती है जिसको हम छू सकते हैं
वो 3 अक्षों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? 3 अक्षों से मिलकर, मतलब वो त्रिविमीय आकृति होती है। एक विमीय का मतलब होता है बेटा एक अक्ष, द्विविमीय का मतलब होता है 2 अक्ष, और त्रिविमीय का मतलब कितने अक्ष हो गए? 3 अक्ष हो गए। तो कितने अक्षों से मिलकर बनी होती है? वो 3 अक्षों से मिलकर बनी होती है। तो ये गोला है, एक गेंद का आकार कैसा होता है? गोलाकार। गेंद को हम छू सकते हैं। गेंद कितने अक्षों से मिलकर बनी होती है? 3 अक्षों से मिलकर बनी। ठीक है, तो ये अपने पास एक गोला है। इस गोले का ये क्या है? बाहर वाली सतह ये क्या है? इस गोले का पृष्ठ है कि नहीं? इस गोले का क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ पर हम एक वर्ग बनाते हैं। ये भाई इस पृष्ठ पर हमने क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया। ये हो गया इस गोले का केंद्र। ठीक है, इस पृष्ठ पर एक वर्ग बनाया और गोले का केंद्र यहां पर है। वो इस वर्ग की कितनी भुजाएं होंगी? 4। तो 4 क्या होंगे? इसके कोने होंगे, शीर्ष होंगे। इन चारों शीर्षों को हम किससे मिला देते हैं? केंद्र O से मिला दिया। इन चारों शीर्षों को किससे मिला दिया? केंद्र O से मिला दिया। मिल गया। तो इस चारों शीर्षों को हमने मिलाया केंद्र O से, तो यहां पर जो कोण बना ये होता है एक स्टेरेडियन। किसके द्वारा बना है बेटा? बताओ। इस वर्ग के द्वारा। और वर्ग का सारा क्षेत्र कवर हो रहा है, मतलब इस वर्ग के किसके द्वारा बना? क्षेत्रफल के द्वारा बना है। लेकिन देखो ये जो वर्ग है इसकी जो भुजा होगी वो गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। ये वर्ग की जो भुजा है वो किसके बराबर है? गोले की त्रिज्या के बराबर। तो यहां से परिभाषा क्या हुई कि गोले के पृष्ठ पर, कहां पर बना है वर्ग? गोले के पृष्ठ पर बना है। तो गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर, पृष्ठ पर तो बना है लेकिन किसके बराबर है? गोले की त्रिज्या के बराबर है भुजा वाले वर्ग। क्या होगा? गोले के पृष्ठ पर बने गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल। देखो इस पूरे से बना है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल के द्वारा इस गोले के केंद्र पर जो कोण बना वो कितना होता है? एक स्टेरेडियन। क्या कहा जाए? क्या हुई परिभाषा कि गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले गोले के पृष्ठ पर बने वर्ग के क्षेत्रफल द्वारा कहां पर बना कोण? गोले के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन। बेटा परिभाषा पूरी याद करने की बजाय में टुकड़ों में याद किया करो, आसानी से रखो। तो क्या टुकड़ों में अपनी परिभाषा कि गोले के पृष्ठ पर क्या बना? एक वर्ग बना। इस वर्ग की जो भुजा है वो किसके बराबर है? गोले की त्रिज्या के बराबर। इस वर्ग के क्षेत्रफल के द्वारा कहां पर कोण बनेगा? गोले के केंद्र पर कोण बनेगा। और वो कोण कितना होगा? एक स्टेरेडियन के बराबर। ठीक है बेटा, हम मानते हैं कि जो वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ds है, या dA लगा लो क्योंकि ds तो हमने चाप ले ली थी पिछले में। तो क्षेत्रफल हमने कितना ले लिया? dA। क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। हो गया। अपोन में r², ये होगा नीचे वाला। ऊपर वाले की बजाय ये देखो, ये तो अपना जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के द्वारा कहां पर बना? इस केंद्र पर कोण बना। और नीचे भी r² वर्ग की वो गोले की त्रिज्या है, इसके बराबर है। क्षेत्रफल भी क्या है? इस dA का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो गोले की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर। गोले की त्रिज्या r मानी तो वर्ग की भुजा भी कितनी होगी? r होगी। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? r²। तो ये भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और ये क्षेत्रफल हमने जो वैसे मापा था वो क्षेत्रफल कितना है? dA। और ये बेटा ये होता है d ओम के बराबर। ये होता है स्टेरेडियन का फॉर्मूला। अब देखो जब दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गई एक स्टेरेडियन की परिभाषा, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? d ओम से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है कि गोले के पृष्ठ पर एक वर्ग बना,
जिसकी त्रिज्या किसके बराबर है, या जिसकी भुजा किसके बराबर है, गोले की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, और इस वर्ग के क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर क्या बना, एक कोण बना जो कितने के बराबर होता है, एक स्थिर रेडियन के बराबर। ठीक है बेटा, ये हमने देखो 7 मूल मात्रकों की परिभाषा पढ़ ली और 2 पूरक मात्रकों की परिभाषा पढ़ी। अगला जो अपना टॉपिक है वो है विमा। क्या है, विमा। और बेटा जो विमा है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।